सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का 9th चैप्टर जिसका टाइटल है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम, इसका हम तीसरा भाग करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा मोमेंटम अर्थात संवेग और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ना सबसे पहले हमारे पास है मोमेंटम, संवेग होता क्या है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। मतलब उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा और उसका जो वेग होगा उनको अगर गुणनफल कर दें तो वो संवेग के बराबर आ जाएगा। मतलब जब इसकी कैलकुलेशन करने लगेंगे, यदि वेग 0 है तो संवेग भी हमारा 0 हो जाएगा। एक चीज ख्याल रखनी है, यहाँ पर वर्ड है वेग और यहाँ है संवेग। संवेग मतलब मोमेंटम और वेग मतलब वेलोसिटी। अब इस मोमेंटम को हम P शब्द के द्वारा दर्शाते हैं। मतलब अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू M इंटू वी। और इसके अगर हम SI यूनिट की बात करें, इसके SI मात्रक की बात करें, तो अगर हम SI मात्रक, द्रव्यमान का SI मात्रक होगा किलोग्राम और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब इस संवेग में, अब यहां पर एक वर्ड बोल रहा है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये सादिश राशि क्यों है? बिकॉज जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में अपनी डायरेक्शन है। जब वेलोसिटी में डायरेक्शन है, वेलोसिटी जब वेग में जब दिशा है, तो इसका मतलब हमारा जो संवेग हो जाएगा वो भी एक सादिश राशि हो जाएगी। तो कई बार यही पूछ लेते हैं कि मोमेंटम कौन सी राशि है, तो ये हमारे पास कौन सा ये क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका रीजन दिया है। अब यहां पर एक दिया है कि एन अनबैलेंस फोर्स कॉजेज द चेंज इन वेलोसिटी। जिस प्रकार हमारे पास असंतुलित बल वेग में परिवर्तन उत्पन्न करता है, इसी प्रकार जो बल है वो संवेग में भी परिवर्तन उत्पन्न करेगा। अब हमें पता है कि मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम बल लगा रहे हैं, कोई वस्तु आपकी रुकी हुई है, उसका वेग 0 है, आपने बल लगा दिया, इसका वेग बदल गया, 0 से वो 10 मीटर प्रति सेकंड पे आ गया या जो भी आ गया। जब वेग में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब संवेग में भी परिवर्तन अपने आप ही हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि असंतुलित बल लगाने पर किसी वस्तु के संवेग में भी परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। अब यहां पर हमारे पास है संवेग बराबर है द्रव्यमान गुना वेग। अब ये एक हमारे पास पिस्टल, इसमें एक छोटी सी बुलेट हम इसको फायर कर रहे हैं और एक बड़ा पत्थर जिसको हम फेंक रहे हैं। तो अगर हम इसकी सिंपल पिक्चर्स देखें, इमेजेस देखें कि किसका प्रभाव ज्यादा होगा, एक गोली का या एक बड़े पत्थर का, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें संवेग निकालना पड़ेगा कि किसका संवेग अधिक है। अब जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास कोई बड़ी चीज है उससे नुकसान बड़ा होगा, तो हो सकता है वो कोई छोटी सी चीज हो। जिस प्रकार से बुलेट है तो इसका बेशक द्रव्यमान कम है, लेकिन अगर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसका वेग बहुत ज्यादा होगा, तो संवेग बढ़ गया। और संवेग बढ़ गया इसका मतलब ये ज्यादा इफेक्ट, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका प्रभाव ज्यादा होगा किसकी तुलना में, एक बड़ा पत्थर जिसका बेशक द्रव्यमान ज्यादा है। अब यहां पर एक उसी को हमने दिया हुआ है कि किसका संवेग अधिक है। अब मान लीजिए 20 ग्राम की गोली है
और इस 20 ग्राम की गोली है, जब यहाँ पे इसको फायर किया गया, जब इसको छोड़ा गया तो इसका जो वेग हो गया वो 100 मीटर प्रति सेकंड था। तो इसको जब हमने किलोग्राम में परिवर्तित किया तो ये हो गया 0.02 किलोग्राम। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको गुना करेंगे, तो हमारा जो संवेग कितना आ गया, 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आप दूसरी तरफ पत्थर देख लीजिए, पत्थर का मान लो 100 ग्राम भार है, इस गोली की तुलना में 5 गुना अधिक, लेकिन इसका जो वेग है वो कम है। तो जब इसका मोमेंटम निकालेंगे तो इसका मोमेंटम 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आया। तो इसका अधिक मोमेंटम क्यों है, इसका संवेग अधिक क्यों है, क्योंकि इसकी जो गोली की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अब यहां से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक बड़ी सी कोई, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई कार है, बहुत धीरे धीरे चल रही है और उसका द्रव्यमान ज्यादा है, उसका वेग कम है, अगर वो कहीं हिट करती है, और इसकी तुलना में अगर आप एक बाइक पे हो और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। जब उसका हम संवेग कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है कि एक छोटी सी बाइक जिसका द्रव्यमान कम है लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, उसका जो वेग बहुत ज्यादा है, नॉट स्पीड, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। अब इसी के आधार पे हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ आया। तो जो फोर्स और बल और संवेग के बीच का क्या संबंध है, ये न्यूटन के द्वितीय नियम ने दिया। अब इसने न्यूटन के द्वितीय नियम ने क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में समानुपातिक होता है। अब ये इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसके नियम की, द्वितीय लॉ जो है, सेकंड लॉ जो है, जो फॉर्मूला बनता है। मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान m है, आरंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसके ऊपर बल F लगता है, और t समय के अंतर्गत, t समय अंतराल में इसका जो वेग हो जाता है वो होता है v हो जाता है। इस प्रकार तो अगर हम आरंभिक संवेग निकालें तो हमें पता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान कितना था m, आरंभिक कितना है u, तो ये बन गया mu। इसको हमने आरंभिक को दे दिया p1। p क्या है? ये मोमेंटम का प्रतीक है, इसको हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अंतिम क्या हो गया? अब हमारा द्रव्यमान तो m ही रहा, कोई गाड़ी है उसका द्रव्यमान कम ज्यादा तो नहीं होगा, वो तो वही रहेगा ना, सिर्फ उसका वेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? v। अब यहां पर हमारा जो संवेग है v ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वस्तु रुक रही है या रुकने के बाद चल रही है, जो भी रहेगा। तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा? p2 माइनस p1, मतलब अंतिम संवेग माइनस आरंभिक संवेग। तो अंतिम कितना था? mv, और आरंभिक कितना है? mu। तो अगर इस हिसाब से जब हम दर की बात करते हैं, पीछे हमने क्या किया, लास्ट में था हमारे पास संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, mv माइनस mu। तो परिवर्तन की दर की जब हम बात करते हैं कि एक समय अंतराल में कितना उसमें परिवर्तन आया, तो अब जब समय अंतराल में परिवर्तन आया तो इसको हमने t के द्वारा प्रदर्शित किया। अब बल लगाया तो सूत्र के अनुसार क्या था हमारा, जो द्वितीय नियम क्या बोलता है? संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं। अब ये समानुपाती का चिन्ह है, तो अगर हम v माइनस u अपॉन टी को देखें तो त्वरण के बराबर होता है। तो f किसके समानुपाती हो गया? m गुना a, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण।
तो अब जब भी ख्याल रखना है, हम कभी भी समानुपाती वाले चिन्ह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है और इसके जगह पे हमने एक स्थिरांक लगा दिया, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया, चिन्ह लगा दिया, वो हमारा के हो गया। तो के क्या हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये स्थिरांक है। अब हमने जो बल की इकाई जो लेनी है, इसका मात्रा कैसे लेना है कि जो के है वो हमारा 1 हो जाए। अगर ये 1 हो जाता है तो F किसके बराबर हो गया, F बराबर है m गुना A। So 1 unit of force is defined as amount that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg। मतलब यहां से हमारे पास 1 न्यूटन बल की परिभाषा आ गई। तो 1 न्यूटन क्या हो गया, तो 1 न्यूटन कौन सा, कितनी बल की मात्रा है, जो कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु के अंदर 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न कर सकती है। तो इसका मतलब उस बल की इकाई, उस बल की क्वांटिटी कितनी है, कितनी मात्रा है, वो है 1 न्यूटन के बराबर। अभी डेली लाइफ में क्या है, तो क्या ये डेली लाइफ में कहीं यूज होता है? अब चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए ये बल एक आदमी है, दोनों जगह में सेम है, तो F बराबर है m गुना A। यहां पर इसका द्रव्यमान बहुत अधिक है, तो अगर ये दोनों ही केसेस में बराबर बल लगाए, यहां पर भी बल बराबर है, यहां पर बल बराबर है, तो इस केस में जब द्रव्यमान अधिक था तो हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और बल बराबर है, यहां द्रव्यमान कम है, तो यहां पे त्वरण हमारा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये सेकंड लॉ डेली लाइफ में यूजफुल होता है इस हिसाब से। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये क्रिकेटर का एग्जांपल है कि जब वो बॉल कैच करनी है तो अपने हैंड्स को यहां से यहां तक लेके आता है। तो क्या ये कोई रूल है या कोई नियम है, किस कारण वो हाथ करते, क्या वो स्ट्रेट कैच नहीं कर सकते, क्या कोई पेनल्टी लगती है? लेकिन ऐसा नहीं है। वो हाथ पीछे क्यों करता है, क्योंकि मान लीजिए बहुत हाई स्पीड पे जो बॉल आ रही है, अगर वो हाई स्पीड बॉल को अचानक रोक लेता है तो जो एक्सेलरेशन में जो चेंज होगा, क्योंकि एकदम वो 0 पे लानी है, तो उस कारण उसमें जो फोर्स लगेगी वो बहुत ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर वो बॉल को थोड़ा पकड़ के पीछे को लेके आता है, तो मतलब यहां से यहां तक आते आते 0, इसकी स्पीड को, इसकी वेलोसिटी को 0 होते थे अधिक समय लगेगा। तो इसका मतलब जब समय अधिक लगा, जो यहाँ पर एक्सेलरेशन सडनली हमारा चेंज हुआ था, यहाँ पर उतना नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट होगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो थोड़ी सी कम लगेगी। अब इसी के बेस के ऊपर एक एग्जांपल और है कि एक हाई जंपर क्या करता है कि वो जैसे ऊपर से नीचे गिरता है तो यहाँ पर कुशन्स लगे होते हैं या सॉफ्ट बेड्स लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? सो दैट कि उसकी बॉडी जब यहाँ टच करेगी, यहाँ से लेके ग्राउंड तक टच करने से पहले उसकी जो स्पीड को 0 होने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, जिस कारण जो फोर्स है इसकी बॉडी के ऊपर वो कम लगेगी। अब यही हमारे पास लॉन्ग जंप वाले के लिए भी है। तो लॉन्ग जंप में आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या है कि हमारे सैंड होगी, रेत होगी, तो जैसे ही इसके ऊपर लॉन्ग जंप वाला जंप करेगा तो ये सडनली इसकी बॉडी को 0 पे नहीं लाने देते, थोड़ा टाइम इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण जो अर्थ ने जो फोर्स लगानी है इसकी बॉडी पे, उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये तो वो थे जब हम टाइम बढ़ा रहे हैं। अब एक एग्जांपल ऐसा भी है, लाइक इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कराटे वाला जो भी है, कि वो अपनी हाथ से किसी वुडन उसको बहुत जल्दी से तोड़ते हैं। तो इसमें और उसमें फर्क क्या है? फर्क इतना सा है कि कराटे एक्सपर्ट जब भी वुडन को तोड़ेगा तो ऑल ऑफ अ सडन, अचानक बहुत झटके से वो अपनी फोर्स को किसी भी मटेरियल के ऊपर लगाता है। तो वहां टाइम बहुत कम है तो फोर्स बहुत ज्यादा होगी।
फोर्स ज्यादा होगी तो आसानी से वो ब्लॉक हमारा टूट जाएगा। मतलब यहाँ पे टाइम हम इंक्रीज कर रहे हैं और कराटे वाले केस में टाइम को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। लेकिन दोनों किसके ऊपर डिपेंड है, दैट इज ऑन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन है कि 100 किलोग्राम की कोई वस्तु है, वो 6 सेकंड में 5 मीटर से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है उसकी वेलोसिटी। तो संवेगों की गणना और बल कि कितना बल लगा, कितनी फोर्स लगी ताकि वो 5 मीटर से 8 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाए। तो जो दिया वो हमने लिख लिया। मास 100 kg दे दिया, टाइम हमें 6 सेकंड दे दिया, इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड है, फाइनल जो है हमारा अंतिम वेग 8 मीटर पर सेकंड है। जो दिया है वो हमने नोट कर लिया। अब सबसे पहले हमारे पास क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम निकालना है। तो दैट इज P1। तो ये हमारे पास आ गया मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल 5 थी तो 500 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। फाइनल क्या हो गया, 100 इंटू 8। मास कॉमन है तो 100 kg मीटर पर सेकेंड। तो जब हमने डिफरेंस निकालना है P2 माइनस P1 मतलब 800 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 6, तो ओवरऑल इट विल इक्वल टू 50 न्यूटन। तो एक तरीका ये है निकालने का। इसका दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है कि F इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन t। अगर हम v माइनस u अपॉन t कर दें तो ये हमारे पास m कॉमन आ गया। अगर m कॉमन आता है तो 100, तो 8 इज हमारी जो फाइनल वेलोसिटी थी, 5 इनिशियल थी। तो एक तरीका हमारे पास ये भी है। तो ऑटोमेटिकली आंसर हमारा कॉमन रहेगा। यहाँ पे हमने मोमेंटम निकाल लिया, यहाँ पे हमने पूरे का पूरा फॉर्मूला यूटिलाइज कर लिया। देन अब इसी तरह एक और चीज आ गई कि हमारे पास ऑटोमोबाइल है, उसका मास इतना है कि क्या कितनी फोर्स लगेगी बिटवीन द व्हीकल एंड रोड ताकि हमारा व्हीकल रुक जाए। और नेगेटिव एक्सेलरेशन 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये हमारे पास में आ गया कि हमारे पास मास आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ पे जो माइनस है तो आंसर माइनस का मतलब क्या है कि जो फोर्स लग रही है, क्योंकि ये हमारी जो फोर्स लगेगी ये गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हेंस द साइन विल बी नेगेटिव। तो ये आपके पास तरीका था कि हमने F इज इक्वल टू m में कैसे यूज करना है। पिछले वाला न्यूमेरिकल था कि हम F इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन t को कैसे यूज करेंगे। ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास के बेस पे न्यूमेरिकल्स। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया कि मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, और इसके बेस के ऊपर जो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।